नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक कल सवेरे गुरुवार को और फरवरी 10 तारीख को सवेरे 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब पेश करेंगे कि इस बारी की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में क्या पेशकश की गई और इंटरेस्ट रेट्स के बारे में क्या डिसीजन लिया गया। तो उस पे आज थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल सवेरे ये 10 बजे इस पॉलिसी बैठक की रणनीति पूरी हमारे सामने आएगी। मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो गठन किया गया इस सरकार द्वारा, उसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इन्फ्लेशन को काबू में रखिए। बट पिछले 2 साल कोविड के चलते इन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी तो ठीक है, इन्फ्लेशन तो ठीक है, अभी सहारा देने की जरूरत है इकोनॉमी को। तो मार्च 2020 में बड़ी तेजी से रेट कट किया आरबीआई ने और लिक्विडिटी बहुत अच्छी तरह से डाली मार्केट में, ताकि मार्केट्स स्टेबल रह सकें। अब क्या सिनेरियो है, ग्लोबली क्या हो रहा है? अमेरिका में रेट्स बढ़ने की उम्मीद है, मार्च में टाइटनिंग चल रही है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 2 बारी रेट बढ़ाए, दिसंबर में भी बढ़ाया, जनवरी में भी बढ़ाया। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने पिछले हफ्ते कहा कि हमारा जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो हम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं, बट रेट बढ़ाना हमें नहीं दिख रहा है। बट फिर भी मार्केट को लगा कि ये थोड़े से हॉकिश हैं और उसके चलते हमने देखा मार्केट्स में गिरावट आई कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपना नजरिया बदल लिया। तो मंगलवार को, कल फरवरी 8 को उन्होंने क्लैरिफिकेशन जारी किया और आज फिर से उनका क्लैरिफिकेशन आया कि आप हमारा वक्तव्य इस तरह मत देखिए, हमें अभी दूर दूर तक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने नहीं लगते। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो टाइट कर रहा था पिछले साल ही, बट इकोनॉमी काफी चाइना की बदहाली के दौर में आ गई, तो उनका ग्रोथ नियरली हाफ हो गया। उसके चलते अब लग रहा है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी आएगी। एक वीडियो मैं चाइना पे भी करने वाला हूं जल्दी, वो आप देख लीजिएगा चाइना के पॉलिसीज पे। तो विश्व भर में ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स टाइटनिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी है? ज्यादातर सप्लाई साइड के इश्यूज से। दूसरा, कोविड का जब फर्स्ट वेव खत्म हुआ तो पेंटअप डिमांड आ गई, बहुत पेंटअप डिमांड आ गई, इकट्ठी डिमांड आ गई, तो रिवेंज कंजम्पशन एक आ गया मार्केट में। उसके कारण भी कमी हो गई चीजों की और बढ़ा। तीसरा, मनी सप्लाई, जो बेइंतहा नोट छापे गए और लोगों को भेजे गए कोविड के खतरे से इकोनॉमी का निवारण करने के लिए, मनी सप्लाई बढ़ी। और वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है कि जब सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बहुत बढ़ जाएगी या मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमतें बढ़ेंगी। चौथा है कमोडिटीज। कमोडिटीज की कीमतें बहुत बढ़ गई, वो भी डिमांड सप्लाई की तरफ से ही, क्योंकि 2008 के विश्व के सबसे बड़े संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कमोडिटीज में जो कैपेक्स था, कमोडिटीज में जो इन्वेस्टमेंट था वो कम होता गया। तो उससे क्या हुआ, जब ये डिमांड लौट के आई है तो कमोडिटीज की किल्लत रही है। एग्रो, चाहे एग्री कमोडिटीज हो, चाहे तेल हो, चाहे कोयला हो, चाहे मेटल्स हो, हर कमोडिटी की हमने देखा कि पिछले साल बहुत तेजी से उनकी कीमतें बढ़ी। कमोडिटी इंडेक्स 28% 2021 कैलेंडर में बढ़ा, तेल की कीमत 55% बढ़ गई, और फिर उसके ऊपर से 2022 के पहले 5 हफ्ते में तेल की कीमत फिर 17% ऊपर बढ़ गई। तो तेल बहुत तेजी से बढ़ा है। और मेटल्स भी हमने देखा कि काफी तेजी से बढ़े हैं, 20 से 40% की वहां पे भी वृद्धि हुई। तो इन सब के कारण इन्फ्लेशन बढ़ गई है विश्व भर में। अब देखिए तो यूएस की इन्फ्लेशन 7% है। आज शाम को यूएस का इन्फ्लेशन नंबर आने की उम्मीद है, देखते हैं क्या नंबर आता है। 7.3% की उम्मीद है, जो 1982 के बाद इतनी हाई इन्फ्लेशन यूएस में आई है। उनकी नॉर्मली इन्फ्लेशन 1 से 2% रहती थी। यूके में इन्फ्लेशन 5% से ज्यादा आई और उनके सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कहा कि
हम देख रहे हैं अप्रैल तक ये इन्फ्लेशन 7.25% तक बढ़ जाएगी। तो पीक हमें अप्रैल तक आते दिखता है। तो यूके में भी, ग्रेट ब्रिटेन में भी काफी लोगों को इससे परेशानी हो रही है। यूरोपियन देश में, पूरे यूरोपियन यूनियन में, सब 27 देशों में जो हैं वहाँ, यूरोपियन यूनियन में 5% से ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, वो भी 30 साल की हाईएस्ट लेवल की इन्फ्लेशन दिख रही है। तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है माफ करिए, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है दुनिया भर में। भारत में भी इन्फ्लेशन पिछले 2 सालों से काफी हाई रही, और तेल के कारण हमारी इन्फ्लेशन में वृद्धि होती है। ये जरूर ध्यान में रखिए कि 84% भारत की क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेल की जो खपत है हमारी, वो बाहर से हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो जैसे ही इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ती हैं, हमारे पे भी बहुत क्षति आ जाती है। तो एक आप आंकड़ा ले लीजिए, अगर 10% तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत की इन्फ्लेशन, कंज्यूमर की जो इन्फ्लेशन है, 0.5% बढ़ जाती है, आधा प्रतिशत। और हमारी होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो उस टाइम पे 1% बढ़ जाती है, अगर तेल की कीमत 10% बढ़े। तो अब जैसे 17% इस साल बढ़ गई, 55% पिछले साल बढ़ी। 55% का मतलब हो गया कि लगभग हमारी आज जो इन्फ्लेशन से 5% से कुछ ज्यादा है, 5.5% ले लीजिए, उसमें से तेल का जो आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है, तेल के कारण उसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, वो नियरली 50% तेल से आई है। 55% अगर तेल की कीमतें बढ़ गई तो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी वगैरह काट के थोड़ी राहत दी है। बट अभी क्या हुआ है कि इलेक्शंस के चलते 3 महीने से बढ़े नहीं है कीमतें, और 7 मार्च को जैसे इलेक्शन खत्म होते हैं तो लगता है तेल की कीमत 8 से 9 रुपए अब बढ़ा दी जाएगी भारत भर में। हो सकता है सरकार थोड़ा इसको एब्जॉर्ब करे एक्साइज ड्यूटी और काट के, बट उससे क्या होता है, फिस्कल इश्यूज फिर से आ जाते हैं। तो क्या क्या हमने समझा अभी? सेंट्रल बैंक्स टाइटन कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तेल की कीमत बढ़ रही है जो भारत के लिए हानिकारक है, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। और एक इनपुट जो आरबीआई लेते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कि फिस्कल क्या चल रहा है। तो फिस्कल हमारी पॉलिसी एकोमोडेटिव है अभी भी। बहुत अच्छी तरह से सरकार ने 2 साल एक सेफ्टी नेट दिया सबको इसके दौरान, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस ना हो, लोगों को खाने को मिले। बहुत बड़े डायरेक्ट ट्रांसफर्स किए गए, विश्व के सबसे बड़े फूड और पैसों के ट्रांसफर हुए, तो इससे बहुत लोगों को राहत मिली। बट अभी भी बहुत कुछ करने को है। तो अभी बजट में सरकार ने क्या कहा है कि इस साल का फिस्कल डेफिसिट जो गत वर्ष का है वो लगभग 6.8% रहेगा, अगले साल का 6.4% रहेगा। और इसको मीट करने के लिए सरकार को नियरली 15 लाख करोड़ मार्केट से कर्जे पे उठाने होंगे। इसको देखते ही हमने देखा कि भारत के बॉन्ड के जो रेट्स थे, बॉन्ड के यील्ड्स कहते हैं हम, वो सब तेजी से बढ़ने लगे। इतना हो गया कि आरबीआई ने पिछले हफ्ते कहा, इस हफ्ते वो करने वाले थे एक गवर्नमेंट बॉन्ड ऑक्शन। गवर्नमेंट के लिए पैसा जुटाने के लिए, आरबीआई गवर्नमेंट के लिए कर्जा उठाता है मार्केट से। आरबीआई ने कहा कि ये बहुत बढ़ गए हैं रेट्स, इसके कारण हम ये कैंसिल कर रहे हैं ऑक्शन। तो पिछले हफ्ते उन्होंने इस हफ्ते का जो था ऑक्शन वो कैंसिल कर दिया, और उससे एकदम से थोड़ा सा नरमी आई हमारे बॉन्ड यील्ड्स में उसको देखते ही। तो ये अच्छा हुआ। बट ओवरऑल जो 10 साल का पेपर है भारत का, जो कि 5.6% था 2021 के शुरुआत में, वो एक साल में अब 6.8 से ऊपर पहुंच गया। बजट के दिन 6.9 भी पहुंचा था, अब थोड़ा सा नरम होके 6.8 पे है। तो ये है पूरा इनपुट्स। लगभग कई 100 रेशियोज, कई डेटा पॉइंट्स आरबीआई देखते हैं अपनी इस एनालिसिस में। अब उम्मीद क्या है? कल एक
इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ग्रोथ सरकार ने बोला है कि 9.2% इस साल की, अगले साल 8 से 8.5% के बीच में। लगता है आरबीआई भी उसी रेंज में रहेंगे। वो क्वार्टर वाइज भी देते हैं, तो वो हम देखेंगे कि क्वार्टर वाइज तिमाही दर तिमाही क्या वो ग्रोथ रेट बोलते हैं। दूसरा, इन्फ्लेशन की तरफ उनका क्या नजरिया है, स्पेशली जो ये तेल की वजह से इन्फ्लेशन आ रही है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, कि भाई ये पुश कर रही है कॉस्ट से, या सप्लाई साइड के कारण, सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण ये इन्फ्लेशन आ रही है भारत में। तो उसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। फिर तीसरा रहेगा, तो पहला रहा इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा इन्फ्लेशन। तीसरा बहुत अहम रहेगा, मार्केट ये जानना चाहता है 15 लाख करोड़ आप कैसे उठाएंगे पूरे मार्केट को बिना संकट में लाके। बहुत बड़ा एक कर्जा है सरकार के सर पे अगले साल के लिए, तो कुछ अगर उसके बारे में कहते हैं अच्छा रहेगा। चौथा, वो सेक्टर्स पे बात करेंगे, इंडस्ट्री किस तरह से ग्रो कर रही है, सर्विस किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र किस तरह से ग्रो कर रहा है, क्या दिख रहा है उधर, क्रेडिट ऑफ टेक किस तरह से दिख रहा है। पांचवा, बैंक्स के एनपीएस पे क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है बैंक्स के खराब लोन्स के ऊपर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हम कहते हैं, तो वो नेट लेवल पे बहुत अच्छे 2.25% पे आ गए हैं और नीचे आते जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। छठी बात जो आरबीआई पॉलिसी में हम देखते रहेंगे कि लिक्विडिटी के बारे में वो क्या कहते हैं, और इसके चलते हमें लगता है रिवर्स रिपो रेट जो अभी 3.35% पे है, उसको शायद 15 या 20 पैसे से बढ़ा दिया जाएगा। जो रिपो रेट है 4% का, वो 4 पे ही रहेगा, तो कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। रिवर्स रिपो है जिसपे बैंक्स आरबीआई के पास अपने पैसे जमा कर सकते हैं। इसको क्यों बढ़ाएंगे? ताकि बैंक्स के पास लिक्विडिटी जो है वो आरबीआई के पास आती जाए, थोड़ा लिक्विडिटी मार्केट में कम करने के लिए। एक ये इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर होता है रिवर्स रिपो और रिपो के बीच में, उसको एक सीमा में रखना चाहिए। ये थोड़ी सीमा बढ़ा दी थी आरबीआई ने कि बैंक्स हमारे पास ना रखें और जाके लेंडिंग करें। अब क्योंकि आपको टाइटनिंग करनी है, तो हो सकता है कि ये 15 से 20 पैसे का इसमें वृद्धि करें। दिसंबर में भी उम्मीद थी करने की, बट हुआ नहीं क्योंकि ओमिक्रॉन आ गया था, और आरबीआई ने कहा ओमिक्रॉन को देखते हैं फिर डिसाइड करते हैं। हो सकता है कल भी ये बोले कि भाई अभी ओमिक्रॉन है, साथ में सरकार का जो फिस्कल आया वो हम स्टडी कर रहे हैं, और अमेरिका किस तरह करता है मार्च अमेरिका की पॉलिसी हो जाने दीजिए, उनका रेट बढ़ जाने दीजिए, फिर हम अप्रैल में आपके पास आएंगे। हो सकता है कल ना भी बढ़ाएं, बट ज्यादातर उम्मीद ये है कि रिवर्स रिपो रेट 0.15 या 0.2 से बढ़ा दिया जाएगा, तो 3.5 तक वो आ जाएगा। 4% पे रिपो रेट तो 4 पे ही रहेगा, उसमें कोई वृद्धि नहीं है। पॉलिसी, छठी बात है पॉलिसी को क्या बोलेंगे। अभी तक एकोमोडेटिव है हमारी पॉलिसी, लगता है एकोमोडेटिव ही बोलेंगे। कहेंगे कि देखिए हमें इन्फ्लेशन की भी कमर तोड़नी है, बट इन्फ्लेशन स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ट्रांजिएंट है, सप्लाई साइड इश्यूज से है, तेल की कीमत से है, इसको हम वॉच कर रहे हैं। अभी हम ग्रोथ की तरफ ही फोकस्ड हैं हम। और ये माइकल पात्रा साहब ने, डिप्टी गवर्नर ने बहुत अच्छी स्पीच दी 10 दिन पहले, जहां उन्होंने कहा कि ऐसा मत बोलिए कि आरबीआई कर्व से पीछे रह गया, या आरबीआई ने देर कर दी रेट बढ़ाने में। हम सब समझ रहे हैं और समझ के ही हम ये काम करेंगे। तो बहुत अच्छी उनका स्पीच था, हो सके तो पढ़िए, आरबीआई साइट पे सारी स्पीच होती है, एक स्पीचेस सेक्शन होता है, माइकल पात्रा साहब की स्पीच है, पढ़ने लायक है। कैरियर आरबीआई के स्टाफ हैं वो, और बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट लर्नेड बैंकर्स इन इंडिया हैं, तो वर्थ रीडिंग उनका जो वक्तव्य है। तो एकोमोडेटिव रहनी चाहिए पॉलिसी। और फिर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन लिए गए तो ये जरूर हम पूछेंगे कि डिजिटल रुपी जो बजट में घोषणा हुई, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके पीछे आपका क्या प्लान है,
और कब आप निकालेंगे उसके ऊपर पेपर, कब हम लोगों को बताएंगे, कैसे वो चलेगा, क्या वो आप देख रहे हैं, तो उस पे फोकस रहेगा। डिजिटल रुपी पे आशा है कि कुछ बोलेंगे गवर्नर साहब कल। तो ये अहम बातें हैं। जस्ट समराइज कर देता हूं आपको। सेंट्रल बैंक्स टाइटन कर रहे हैं दुनिया भर में, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, तेल की कीमत बढ़ी हुई है, इसके चलते भारत को भी थोड़ा हमें संकोच हो रहा है कि कैसे हैंडल करें फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी हमारी एकोमोडेटिव है, 6.4% फिजिकल डेफिसिट पे हैं अगले साल के लिए, अगले साल के लिए। कल क्या क्या हमें उम्मीद है, पॉलिसी एकोमोडेटिव ही रहनी चाहिए, बट वो कहेंगे कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज हो रहा है हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ चलेंगे, बट अभी नहीं। रिवर्स रिपो शायद 0.515 या 0.2 का बढ़ाया जाएगा, रिपो को नहीं टच किया जाएगा, तो रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं है, रिवर्स रिपो में शायद बढ़ोतरी हो सके। जीडीपी ग्रोथ जो सरकारी नंबर्स हैं उसके आसपास ही रहेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, आरबीआई के पिछले विश्लेषण से कम हो जाएगा, अगले साल का भी इस साल का भी। फिर इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ाएंगे नंबर, 5.4 5.5 तक लेके जाएंगे उसको तेल की कीमतों के कारण। फिर बट वो कॉरिडोर में ही रहेगा, उनका जो 6% लिमिट है उससे नीचे ही रहेगा स्थायी तौर पे। फिर ये जो लेंडिंग प्रोग्राम है सरकार का, भारत सरकार का, उसके बारे में देखेंगे, और हो सकता है ये कहेंगे कि तरह तरह के हमारे पास स्कीम्स हैं, औजार हैं, हम कर सकते हैं। देखिए आपके पास अगर 633 बिलियन डॉलर का फॉरेन रिजर्व पड़ा है, तो आप डॉलर थोड़े बेच सकते हैं, उससे जो रुपए आएंगे वो रुपए आप सिस्टम में मत डालिए, वो रुपए लेके आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लीजिए। तो इस तरह की चीजें किए जा सकती हैं, और इसके काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म आरबीआई करता है। सबसे सक्षम फॉरेन एक्सचेंज में कोई है तो सेंट्रल बैंक है, और आरबीआई सेंट्रल बैंक्स में भी आरबीआई टॉप 4-5 में है दुनिया भर में, तो अच्छा काम करेंगे वो। रेट्स कम करने की उम्मीद रहेगी। तो बोरोइंग प्रोग्राम में क्या करेंगे, और फाइनली डिजिटल करेंसी के बारे में क्या बोलते हैं। कल मैं आपको अपडेट भी दे दूंगा, जी बिजनेस पे रहूंगा सवेरे, जैसे होता है हर पॉलिसी में, वो भी आप देख सकते हैं जी बिजनेस चैनल पे मुझे। और फिर उसके बाद एक जल्दी से रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा कि आरबीआई ने क्या कहा। बट आज मैंने सारे पॉइंट्स आपके लिए कवर कर दिए, ये वीडियो आप देख लें तो आरबीआई पॉलिसी पूरी समझ लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए चैनल को।